Hello dear bankers, hello to everybody, a very warm welcome to JIB CIB Prep। हम कर रहे हैं आपका सब्जेक्ट BRBL तैयार, जहां मॉड्यूल बी की नेक्स्ट यूनिट को पढ़ने चल रहे हैं जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है। टिपिकली यूनिट 9 है बट मॉड्यूल बी में सेकेंड यूनिट है। हम इससे पहले एक यूनिट पढ़ चुके हैं NI एक्ट 1881 या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 थोड़ा इलेबोरेटेड एक्ट है। थोड़ा समय हमें यहाँ पे देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस भी कुछ अच्छे लेवल के बनते हैं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ओके, सो ये NI एक्ट 1881 एक ऐसा एक्ट है जो कि डिफाइन करता है या फिर अमेंड करता है लॉज जो कि प्रोमिसरी नोट से रिलेट करते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेट करते हैं और चेक से रिलेट करते हैं। प्रोमिसरी नोट हमें सेक्शन 4, बिल ऑफ एक्सचेंज अंडर सेक्शन 5 और चेक अंडर सेक्शन 6 ऑफ एनआई एक्ट बता रखा है। ये एक्ट पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 1 मार्च 1882 को आया था ये फोर्स में। अब हमारा जो ये एक्ट है दोस्तों, इस एक्ट के अंदर नेगोशिएबिलिटी को अगर हम समझते हैं तो नेगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफर या ट्रांसफरेबिलिटी। इंस्ट्रूमेंट किसी भी पीस ऑफ डॉक्यूमेंट को या पीस ऑफ पेपर को बोल सकते हैं। तो जो एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि ट्रांसफरेबल है, एक पीस ऑफ पेपर जो कि ट्रांसफरेबल है, ऑफ कोर्स में वैल्यू है, उसी को हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ओके, तो अगर इस चैप्टर का ओवरव्यू लिया जाए तो ये एक्ट आया 1 मार्च 1882 को, पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है। एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू नेगोशिएशंस, पेमेंट थ्रू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि चेक्स इस चैप्टर में, इस यूनिट में, इस एक्ट में इंक्लूड होता है। प्लस एनआई एक्ट में हमको बता रखा है क्या राइट्स हैं, क्या ऑब्लिगेशंस है, कैसे प्रोटेक्शन दी जा सकती है पार्टीज को टू अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिस्पाइट चेंजेस इन चेक प्रोसेसिंग, ट्रंकेशन एंड ऑनलाइन क्लियरिंग। क्योंकि हमारे पास MICR हट के हमारे पास आज जो है ट्रंकेटेड चेक्स का ऑप्शन अवेलेबल है, ऑनलाइन क्लियरिंग का ऑप्शन अवेलेबल है। तो बेसिक लॉ तो सेम है बट अमेंडमेंट्स आए हैं एनआई एक्ट में भी। 1881 हमारा अंग्रेजों के जमाने का ही लॉ चल रहा है। एजेंडा इस लॉ का ये है कि ये एक जो एक्ट है इंस्ट्रूमेंट्स को अनेबल करता है कि वो ट्रांसफर किया जा सकता है एंडोर्समेंट के थ्रू भी और डिलीवरी के थ्रू भी। नाउ व्हाट इज एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं, हमजा शेख, बदरुन्निसा शेख एंड कासिम किसाई। इफ यू हैव सीन द मूवी डार्लिंग यू नो द नेम्स, इफ यू हैव नॉट नो प्रॉब्लम, इनको हम यही नाम ले लेते हैं। ओके, हमजा शेख एक बिजनेसमैन है जो कि गुड्स बेचते हैं बदरुन्निसा शेख को, इनको सामान बेचते हैं। ठीक है, बदरुन्निसा गिव्स हमजा प्रॉमिसरी नोट, इन्होंने एक प्रॉमिसरी नोट दिया कि 60 दिन बाद पेमेंट दे देंगे। द प्रॉमिसरी नोट स्टेट्स दैट द पेमेंट इज टू बी डन टू द ऑर्डर ऑफ हमजा शेख। मतलब अगर हमजा को देना है तो ठीक है, अदरवाइज अगर हमजा ऑर्डर देते हैं कि किसी और को पेमेंट देनी है, मान लेते हैं हमजा ने कासिम को पैसे देने हैं, तो बदरुन्निसा इंस्टेड ऑफ बदरुन्निसा's अकाउंट बीइंग डेबिटेड टू हमजा's अकाउंट बट इट विल बी क्रेडिटेड टू कासिम's अकाउंट। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा और इलैबोरेटेड समझते हैं। However, before the 60 days अरब हमजा को पैसों की जरूरत थी तो उन्होंने एंडोर्स कर दिया इस प्रॉमिसरी नोट को कासिम किसाई को, वन ऑफ हिज सप्लायर्स। हमजा को पैसों की जरूरत थी, उन्होंने जो प्रॉमिसरी नोट है आगे दे दिया by signing on the back of the note and delivers it to Qasim as payment for goods he has received from him। अब प्रॉमिसरी नोट दिया तो किसने था, बदरुन्निसा ने। देना पेमेंट किसको देनी चाहिए थी, हमजा को, बट हमजा को 60 दिन जो इस प्रॉमिसरी नोट की एक्सपायरी डेट थी उससे पहले पैसे की जरूरत थी, तो उन्होंने ये चेक को एंडोर्स कर दिया कासिम को। अब कासिम को पैसे मिलने चाहिए ना जब 60 डेज का ड्यूरेशन फ्रॉम द डे व्हेन दिस प्रॉमिसरी नोट वाज ओरिजिनली मेड। तो बदरुन्निसा पेमेंट किसको करेंगी, कासिम को, है ना। तो कासिम नाउ holds the promissory note and is entitled to receive the payment from Badarunnisa Sheikh when the 60 days are up. Even though Qasim was not the original party of the transaction. ट्रांजैक्शन किसके बीच में हुई थी, हमजा और बदरुन्निसा के बीच में हुई थी। बट कासिम ने जो ये प्रॉमिसरी नोट लिया है वो गुड फेथ में लिया है, फॉर वैल्यू लिया है। तो हमजा से जो पैसे मिलने थे वो इंस्टेड ऑफ हमजा बदरुन्निसा से मिलेंगे क्योंकि बदरुन्निसा ने हमजा को पैसे दे दिए थे।
ये ऑर्डर भी हो सकता है, एंडोर्समेंट भी हो सकता है, एंड दिस इज व्हाट इज मेंशन इन। तो हमें की पॉइंट्स क्या समझ में आए इस सिनेरियो से? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोले जैसे कि प्रॉमिसरी नोट भी एक तरीके का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि ये एक रिटन प्रॉमिस है, इट्स अ प्रॉमिस, ओके, जहां अमाउंट भी बता रखा है, स्पेसिफिक अमाउंट बता रखा है, 5,000 या जो भी बनेंगे, ऐसी बात नहीं कर रखी है। बियरर को भी दिए जा सकते हैं, ऑर्डर भी किया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे हमने हमजा को दिए थे, अब हमजा ने कासिम को दे दिया। यस, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, जो राइट टू रिसीव पेमेंट है प्रॉमिसरी नोट, वो राइट हमजा ने कासिम को ट्रांसफर कर दी है थ्रू एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। ओके, बोनाफाइड फॉर वैल्यू बोले तो कासिम किसाई ने प्रॉमिसरी नोट गुड फेथ में लिया है एंड एज पेमेंट फॉर गुड्स लिया है, इसलिए ही इज प्रोटेक्टेड इवन इफ, अगर कोई भी डिफेक्ट भी होता है ना हमजा के टाइटल में, मान लेते हैं बदरुन्निसा ने चुरा के प्रॉमिसरी नोट दिया था, बट हमजा के पास भी गुड फेथ में आया था, फर्दर भी गुड फेथ में आया था कासिम के पास भी, तो कासिम के पास गुड फेथ में है, अगर पीछे कोई डिफेक्ट भी था इस इंस्ट्रूमेंट में तभी भी एंटाइटल्ड है, ही इज अ rightful, he has a rightful entitlement to receive payment under the negotiable instrument। अदरवाइज क्या होगा, लोग सोचेंगे हमें नहीं चाहिए भैया, पता चले कुछ गड़बड़ हो, हमने ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एक्सेप्ट करा है, हमें तो भैया कैश दो, सीधी बात, नो बकवास। नो स्टे अवे फ्रॉम दिस काइंड ऑफ सिनेरियो। इसलिए टाइटल, अगर टाइटल में डिफेक्ट भी था, हमजा के टाइटल में भी अगर डिफेक्ट था, अगर गुड फेथ में होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है तो उसे पेमेंट मिलेगी। इसके बारे में थोड़ी सी और बातें थोड़ी देर में कराऊंगी। नॉट लिमिटेड टू स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट, जबकि इंस्ट्रूमेंट जो हमारा एक्ट है प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक के बारे में पर्टिकुलरली बात करता है, बट अगर मैं डेफिनेशन देखती हूँ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की तो ये ब्रॉड है। सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स भी यहाँ कवर होते हैं जिनमें सेम टाइप की ट्रांसफरेबिलिटी, बोनाफाइड एक्विजिशन जैसे पॉइंटर्स इंक्लूडेड है। ठीक, अब डिलीवरी क्या है? व्हाट इज डिलीवरी? bearer instrument, and a negotiable instrument that is made payable to the bearer can be transferred simply by handing it over। जैसे बदरुन्निसा ने हमजा को दे दिया था, डिलीवर कर दिया था किसी और पर्सन को, यहाँ पे कोई एंडोर्समेंट नहीं चाहिए। जैसे अगर हमजा ने कासिम को दिया था तो उस इंस्ट्रूमेंट के पीछे साइन करके एंडोर्स किया था ना कि ठीक है भाई, अब पेमेंट मेरी जगह तेरे को मिलेगी बदरुन्निसा से, ठीक है। तो ये एंडोर्समेंट में सिग्नेचर चाहिए होता है, डिलीवरी में सिंपली हैंडिंग ओवर चाहिए करंट होल्डर को। इफ समवन होल्ड्स अ बियरर चेक दे कैन ट्रांसफर इट टू अनदर पर्सन बाय merely हैंडिंग इट ओवर। जब बियरर चेक है, ठीक है, द न्यू होल्डर नाउ हैज अ राइट टू क्लेम द अमाउंट मेंशन्ड ऑन द चेक। एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, यहाँ पर क्या होता है, ये एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो कि एक स्पेसिफाइड पर्सन को दिया जाता है, या फिर उस स्पेसिफाइड पर्सन ने अगर फर्दर एंडोर्स कर दिया है। जैसे यहाँ पे हमारे करंट एग्जांपल में बदरुन्निसा ने ऑर्डर किया था हमजा को पैसे देने, बट हमजा ने फर्दर साइन करके यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे दी, एंडोर्स कर दिया कि हमजा को नहीं, अब कासिम को पैसे देने हैं। एंडोर्समेंट में करंट होल्डर के भी साइन लगेंगे, जैसे हमारे केस में हमजा के साइन भी लगेंगे, ठीक है। सो लेट्स से इफ अ चेक इज मेड पेएबल टू जॉन डो और ऑर्डर, जॉन डो मस्ट एंडोर्स or sign at the back of the check and then hand it over to someone else in case so required. This action transfers the right to claim the amount on the check to the new holder. ठीक है। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन बी ट्रांसफर्ड एड इन्फिनिटम, कितनी बार भी आप ट्रांसफर कर सकते हो, एंडलेस ट्रांसफरेबिलिटी है। जैसे इमेजिन करो 90 डेज की मैच्योरिटी है, जब तक मैच्योर नहीं हुआ है पर्सन ए ने बी को, बी ने सी को, सी ने फर्दर दे सकते हैं, बट ऑफ कोर्स टाइम पीरियड खत्म होने से पहले हो जाना चाहिए। The holder at the time of maturity has a right to present the instrument for the payment, and the number of times the instrument has been transferred does not affect the validity or the amount due. But of course जो ये 90 days है, maturity से पहले ही होना चाहिए, उसके बाद तो नहीं दे सकते ना, ठीक ना। बोनाफाइड प्रोटेक्शन, हर एक होल्डर जिसके पास इंस्ट्रूमेंट गुड फेथ में आया है एंड फॉर वैल्यू is protected under the law, even if the instrument has transferred many times.
तो मोटी मोटी बात बोले तो जो एबिलिटी है ट्रांसफर होने की नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, चाहे वो डिलीवरी के थ्रू हो या फिर एंडोर्समेंट के थ्रू हो एंड डिलीवरी के थ्रू हो, है ना, combined with the potential for endless transferability makes them flexible and valuable tool commercial transaction में आप एनआई का बहुत आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ अभी लेटेस्ट टाइम्स में अमेंडमेंट्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। एक इंटरिम कंपनसेशन का पॉइंटर ऐड हुआ। इंटरिम कंपनसेशन में कोर्ट के पास एक पावर है, जैसे मान लेते हैं केस चल रहा है तारीख पे तारीख, बट अभी तक केस जो है खत्म नहीं हुआ है, अभी लंबा चलने वाला है। अब सामने वाले बंदे को जिसने केस कर रखा है, जो प्लांटिफ है, वो बोल रहा है भाई मुझे तो कुछ सरकार कुछ तो हेल्प चाहिए। तो कोर्ट के पास एक पावर है कि वो इंटरिम लेवल पे, अभी पूरा केस खत्म नहीं हुआ है, इंटरिम लेवल पर अप टू 20% चेक का अमाउंट बोल सकता है कि आप अभी दे दीजिए अगर चेक डिसऑनर हुआ है। ठीक है, अपॉन प्ली ऑफ नॉट गिल्टी बाय द ड्रॉर ऑन फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंटर है, ध्यान से सुनिएगा। 60 days फ्रॉम द डे ऑफ ऑर्डर एक्सटेंडेबल टू 30 days फ्रॉम द फॉर अ वैलिड कॉज। की ऐसा है अभी केस तो चलने वाला है 1-1.5 साल वट एवर टाइम, बट नेक्स्ट 60 days के अंदर अंदर आप 20% पेमेंट ऑफ द चेक कर दीजिएगा, अगर चेक जो है डिसऑनर हुआ था, और एक्सटेंशन मिल सकता है 30 days के अंदर। अब मान लेते हैं मैंने तो आप पे केस किया था, एट द एंड ऑफ द डे आपने उस समय आपको इंटरिम कंपनसेशन की वजह से आपने मुझे पेमेंट भी कर दी, बट अब आप बाइज्जत बली हो गए, आप एक्विट कर दिए गए बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, और आप तो मुझे 20% पैसे दे चुके हो, तो मुझे पैसे भी आपको 60 दिन के अंदर अंदर वापस देने होंगे, 30 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिल सकता है। जैसे यहाँ पर था पॉइंटर, वैसे यहाँ पर भी एक्विट का मतलब होता है बाइज्जत बली। अगर आप बाइज्जत बली कर दिए गए हो, कोर्ट ने आपको बोल दिया कि आर नॉट गिल्टी, तो कंप्लेनेंट को, जिसने कंप्लेन गई थी बेसिकली जो प्लेंटिफ था, वो इंटरिम कंपनसेशन जो उसे मिली थी उसे वापस देनी पड़ेगी, वो भी विद इंटरेस्ट जो कि बैंक रेट होगा। अगर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आपको ये पॉइंटर पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली पैसे दे देंगे, जो पैसे मिले थे 20% जो पैसे मिलते वो ब्याज के साथ वापस देंगे 60 दिन के अंदर, और 30 दिन तक एक्सटेंडेबल अलाउड है। ओके, अब जो रिकवरी है इंटरिम कंपनसेशन की, उसे हम फाइन जैसे ट्रीट कर लेंगे अंडर सीआरपीसी, और जो जब चेक डिसऑनर होता है ना तो क्रिमिनल ऑफेंस है, इसलिए सीआरपीसी है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स है। ठीक है, और ये सीपीसी अगर होता तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर होता, क्योंकि डिसऑनर ऑफ चेक इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, इसलिए सीआरपीसी इसको डील है। अमाउंट जो भी इंटरिम कंपनसेशन का होता है वो एडजस्ट कर दिया जाता है अगेंस्ट द फाइनल कंपनसेशन। अगर मान लेते हैं बंदा एक्विट नहीं हुआ है, बाइज्जत बली नहीं हुआ, उसने पेमेंट दे 20% दे चुका है, बैलेंस दे देगा। ठीक है, प्राइस अप्लाइज प्रोस्पेक्टिवली एंड नॉट रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब पीछे के लिए कोई एप्लीकेशन है, मतलब हैंसफोर्थ के लिए एप्लीकेशन है, पीछे वाली चीजों के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। यहाँ पे कुछ जुडिशियल प्रेसिडेंट्स है, मतलब कुछ केस लॉज हैं, हमें रट्टे नहीं लगाने, बस 1-2 times रीड विल फाइन। ठीक है, जैसे मैंने मोदी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष, या फिर आपको बेल्फर वर्सेस बेल्फर, या सैलमन वर्सेस सैलमन कंपनी, ये केसेस मैंने आपको बोले हैं याद करने के लिए। ठीक है, या सरफेसी एक्ट में मैंने कुछ एक्ट्स आपको मर्दिया केस वाली बात आपको बोली है याद करने की, ये हमें याद नहीं करनी, बस 1-2 बार पढ़ने से वी विल बी इन अ सिचुएशन जस्ट इन केस यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आप उसे रिजॉल्व कर पाएंगे। सुरेंद्र सिंह देसवाल वर्सेस वीरेंद्र गांधी, सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया दैट मे इन सेक्शन 148 इज इंटरप्रेटेड एज शाल। मे ऐसा आई मे कम इन, मे को शाल कंपल्सरीली बोल दिया, विद एक्सेप्शन requiring special reasons. Appellate court must generally direct deposit during appeals. बोल रहे हैं कि अगर अपील कर रहे हो, में मतलब नीचे कोर्ट से ऊपर जा रहे हो, तो अगर ऊपर वाला कोर्ट चाहे तो हो सकता है कह दे कि ये अमाउंट सबमिट करना है, कुछ पैसे सबमिट करने हैं, बट बोल रहे हैं 2019 में एक केस लॉ हुआ था, वहां पे मे को शाल से रिप्लेस कर दिया गया। मे को शाल जैसे समझाने को बोल दिया गया है। जनरली ऐसा कहानी है कि अगर नीचे से ऊपर जा रहे हो, नीचे कोर्ट से ऊपर कोर्ट आप अपील लेके जा रहे हो, तो कुछ पैसे आपको डिपॉजिट करने होते हैं। एक और केस हुआ था, गिन्नी गवर्नमेंट एंड एएनआर वर्सेस सिटी गवर्नमेंट एंड एएनआर। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने यहाँ पे क्लैरिफाई किया कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है, पीछे का इफेक्ट नहीं है, पुरानी बातें मत करो, आगे की बात बोलो। ठीक है, जिस दिन से वो हुआ उसके पीछे की बात मत बोलो।
सेक्शन 138 बोलता है नो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, सेक्शन हमें याद नहीं करना है। 148 अप्लाई करता है सिर्फ अपील जो कि पेंडिंग है ऑन द एनैक्टमेंट डेट ऑफ द अमेंडमेंट। मतलब मान लेते हैं जो अमेंडमेंट आई है उस दिन जो पुराने केसेस रखे हुए हैं सिर्फ उन पे अप्लाई करता है। ऑफकोर्स जिस दिन अमेंडमेंट आ गई, अब नए केसेस आ रहे हैं तो उस पर तो कोई चेंजेस आप करोगे नहीं ना। रेट्रोस्पेक्टिव वाली कहानी आती ही नहीं है। रेट्रोस्पेक्टिव वाली कहानी वहां आती है जब पहले से केस चल रहा है और अमेंडमेंट आ गई है। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया है, रिपीट हो गया है यहाँ। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के टाइप्स और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हमारे पास 3 मोटे मोटे कहानी बता रखी है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में सेक्शन 13 के अंदर, वैसे तो हमने देखा है ज्यादातर सेक्शन 2 के अंदर बातचीत कर रखी होती है, बट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डेफिनेशन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की 13 में बता रखी है, 2 में नहीं बता रखी इस एक्ट की। प्रॉमिसरी नोट की ऐसी 4 में बता रखी है, बिल ऑफ एक्सचेंज की ऐसी 5 में बता रखी है और चेक की ऐसी 6 में बता रखी है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक्स, पेबल टू बियरर और ऑर्डर आ जाते हैं। एक्सटेंशन पेबल टू ऑर्डर बोले तो हमने स्पेसिफिक पर्सन बता रखा है विदाउट प्रोहिबिटिंग ट्रांसफर, जैसे हमने हमजा के केस में बताया था बदरुन्निसा ने। पेबल टू बियरर, यहाँ पे पेबल टू बियरर या फिर ब्लैंक एंडोर्समेंट है, जितनी बार आगे भेजते हैं सिर्फ सिंपल डिलीवरी से बात चल जाएगी। पेबल टू स्पेसिफिक पर्सन इज स्टिल पेबल टू पर्सन और देयर ऑर्डर, जैसे आपने स्पेसिफिक पर्सन बदरुन्निसा ने हमजा को दिया है, हमजा स्टिल कैन एंडोर्स इट फर्दर, या किसी को पेमेंट भी कर सकता है, जैसे हमारे केस में कासिम किसाई को कर दी थी। ठीक है, नाउ कैन बी पेएबल टू जॉइंट पेज और इन ऑल्टरनेटिव टू वन ऑफ द मल्टीपल पेज, ऐसे भी हो सकता है कि 2 लोग को इकट्ठे दे रहा है या इन 2 में से किसी एक को देना है उसको दे रहा है, दैट कैन आल्सो बी अ पॉसिबिलिटी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के, राइटिंग में होना पड़ेगा, फ्रीली ट्रांसफरेबल होगा, एक बंदे के पास राइट क्रिएट होगी पैसे देने की, एक बंदे के पास लाइबिलिटी क्रिएट होगी पैसे देने की, एक बंदे के पास राइट क्रिएट होगी पैसे लेने की। और जो होल्डर है, जैसे हमारे केस में कासिम किसाई था, जो होल्डर होता है इंस्ट्रूमेंट का, अगर उसे गुड फेथ में मिला है, कुछ इन गुड फेथ में कोई इंस्ट्रूमेंट मिला है और पीछे अगर कोई डिफेक्ट है भी, तभी भी वो डिफेक्ट जैसे काउंट नहीं होगा। ओके, बस ये इंस्ट्रूमेंट जो है इन कंसिडरेशन, मतलब ऐसा नहीं कासिम किसाई के पास ऐसी वो इंस्ट्रूमेंट आ गया, उसने कासिम ने हमजा के लिए कुछ किया होना चाहिए विदाउट नोटिस ऑफ डिफेक्ट। अगर मान लेते हैं कासिम को पता था कि कुछ गड़बड़ थी बदरुन्निसा ने जब इंस्ट्रूमेंट दी थी हमजा को, और फिर भी उसने एक्सेप्ट कर लिया, देन यू कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड एज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब बिफोर मैच्योरिटी होनी चाहिए। अगर 60 डेज का इंस्ट्रूमेंट है, 60 डेज के बाद मिला तो आप क्या करोगे उसका, यू कांट डू एनीथिंग। ये ट्रांसफरेबल भी होना चाहिए। अगर मैं अब पॉइंटर्स में से तब्दील कर दूं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स को, एक नेचर कैसा है, कॉन्ट्रैक्चुअल, 2 या 2 से ज्यादा पार्टीज होती हैं, रिटन फॉर्म में होता है, हमेशा डॉक्यूमेंट किया जाएगा, चाहे हार्ड में चाहे सॉफ्ट में, अनलेस प्रोहिबिटेड बाय द लॉ। अमाउंट स्पेसिफिकली बता रखा होगा प्रॉपर करेंसी के साथ, टेनोर बता रखा होगा कितने टाइम के लिए है, ऑन डिमांड है या ऑन सर्टेन टाइमलाइंस है, पेएबल टू ऑर्डर या बियर रहेगा, एंडोर्समेंट से भी आगे बढ़ सकते हैं, साइन बाय द इश्यूअर रहेगा, बेनिफिशियरी स्पेसिफाई कर रखा होगा और डेट भी रहेगी जिस दिन से डेट इश्यू किया गया। प्रिजम्पशंस क्या है इस एक्ट के अंदर, 118 और 119 सेक्शन के अंदर हमारे पास कुछ लीगल प्रिजम्पशंस, ऐसा मान रहे हैं, ऐसा हो ही रहा होगा। कंसिडरेशन मतलब अगर मैंने आपको कोई इंस्ट्रूमेंट दिया है तो because you have given me some goods, because you have given me certain services, इस वजह से मैंने आपको ये चेक दिया है। डेट जो इंस्ट्रूमेंट पे करेक्ट है ऐसा हम मान रहे हैं, ठीक है, रीजनेबल टाइम पे आप इसे एक्सेप्ट भी कर रहे हो। अगर मान लेते हैं बदरुन्निसा ने हमजा को इंस्ट्रूमेंट दिया था तो 60 डेज के लिए से वैलिड था इंस्ट्रूमेंट, तो 60 दिन से पहले ही हमजा ने कासिम को आगे फर्दर एंडोर्स कर दिया था। ओके, अब मान लेते हैं हमजा ने कासिम को एंडोर्स किया, कासिम ने ए को किया, ए ने बी को किया, बी ने सी को किया, तो उसी सीरीज में कहानी आगे चलेगी, करेक्ट ऑर्डर में है। ठीक है, ध्यान रखा जाएगा सारे इंस्ट्रूमेंट ढंग से स्टैम्प्ड है, ये एज्यूम किया जाएगा कि होल्डर जो है वो लॉफुल है,
कोई फ्रॉड या अनलॉफुल कंसिडरेशन जब तक प्रूव नहीं होगी, ऐसे मान लेंगे कि आपने कोई लॉफुल काम किया था जिसकी वजह से आपको एक पेमेंट थ्रू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिल रही है। क्या हमें इसे रट्टा लगाना है? नहीं। बट क्या हमें पता होनी चाहिए कंसेप्ट? यस। जस्ट इन केस सिनेरियो में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इंपॉर्टेंट भी आगे की बातें समझने के लिए, इसलिए मैं टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूँ इन समरी ऑल्सो। फ्री फ्रॉम डिफेक्ट टॉपिक को मैं इस एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी। ये तो ऐसे हम पिक्चर वाली बहुत सारी बातचीत करते हैं, पिक्चर्स के थ्रू एग्जाम्पल ज्यादा पढ़ते हैं जब हम CA, CMA, CS पढ़ रहे होते हैं, बट यू गाइस हैव लिमिटेड टाइम, इसलिए मैं जनरली ऐसे एग्जाम्पल्स आपके लिए नहीं ला पाती हूँ क्योंकि मेरे पास समय कम है। बट ये NI एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो आप बैंकर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको चीजें ज्यादा बेटर तरीके से समझने की ज्यादा जरूरत है यहाँ, एंड देयरफॉर आई बॉट सम पिक्टोरियल एंड एग्जाम्पल्स हियर फॉर यू। ओके, यहाँ पे 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ले लेते हैं। हैरी पॉटर, हरमाइनी ग्रेंजर, रॉन वीजली एंड लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट। वैसे तो इनका नाम ले नहीं सकते अगर आपने हैरी पॉटर देखी है। someone's name whose name cannot be spoken, any which ways हम तो एग्जाम्पल कर रहे हैं, हम तो हैरी पॉटर में है नहीं। हैरी पॉटर एक शॉपकीपर है जो सामान बेचता है हरमाइनी को, ठीक है। हरमाइनी पेमेंट देने की जगह उनको एक प्रॉमिसरी नोट दे देती है और बोलती है 30 दिन पेमेंट दे देंगे। अब ये बात हैरी को पता नहीं है, हरमाइनी ने ये एक्चुअली में रॉन वीजली से इंस्ट्रूमेंट लिया था अंडर क्वेश्चनेबल सर्कमस्टांसेस, तो बेसिकली डिफेक्ट है इस इंस्ट्रूमेंट में। बट क्या हैरी ने गुड फेथ में लिया है? हाँ। और अगर हैरी ने फर्दर इसे लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को दे दिया है और वो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को भी नहीं पता है, ही इज ऑल्सो थिंकिंग दैट गुड टाइटल है, हरमाइनी का गुड टाइटल है जिसका एक्चुअली में जिन्होंने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाया है। हैरी अनअवेयर है डिफेक्ट के बारे में, लेटर नीड्स मनी, तो प्रॉमिसरी नोट मैच्योरिटी से पहले उन्होंने लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को दे दिया। अब लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने ले लिया फेयर प्राइस में से एंडोर्स किया है उन्होंने, हैरी ने लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को ये इंस्ट्रूमेंट दे दिया। जैसे 10,000 रुपीज का था या 10,000 यूरो या पाउंड का था, तो 10,000 की जगह 9,900 ले लिए हैरी ने, और लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को 100 रुपीज या $100 100 यूरो का प्रॉफिट हो जाएगा जब हरमाइनी पेमेंट करेगी ऑन ड्यू डेट ना। बेसिकली इस तरीके से तो हम बाय करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स को अब 30 दिन से पहले, मतलब मैच्योरिटी खत्म होने से पहले। अब यहाँ पे ना तो हैरी को पता था कि कोई डिफेक्ट है, ना ही लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को पता है कि हरमाइनी के ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट में कुछ गड़बड़ थी। तो क्या डिफेक्ट ट्रांसफर होगा? नहीं होगा। ओके, होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन है इस समय? यहाँ पे सेक्शन 10 बात करता है होल्डर इन ड्यू कोर्स के बारे में। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट हमारे होल्डर इन ड्यू कोर्स हैं क्योंकि इन्होंने प्रॉपर कंसिडरेशन से लिया है प्रॉमिसरी नोट, बिफोर मैच्योरिटी लिया है, और इनको कोई भी नॉलेज नहीं है कि टाइटल में जो इंस्ट्रूमेंट का टाइटल है उसमें कोई डिफॉल्ट था। हरमाइनी ने क्वेश्चनेबल एक्शंस में, क्वेश्चनेबल सर्कमस्टांसेस में इंस्ट्रूमेंट लिया था। कहने का मतलब ये है इंस्ट्रूमेंट व्हेन इट इज कमिंग टू अ होल्डर इन ड्यू कोर्स, ओके, अगर उसमें डिफेक्ट था भी तो उसे में से मान लेंगे that it is free from any kind of defects. Even though Hermione originally obtained the promissory note through fraudulent means, Lord Voldemort as a holder in due course obtained in good title. He is still obtaining the good title of the instrument. This means that when the note matures, when Lord Voldemort Hermione से पैसे डिमांड कर सकता है और Hermione को लीगली पेमेंट देनी भी पड़ेगी जितने ही पैसे उसमें लिखे हुए हैं। प्रोटेक्शन ऑफ लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट्स राइट, हरमाइनी रिफ्यूज नहीं कर सकती पेमेंट को कि भैया मैं इस टाइटल इस डॉक्यूमेंट में तो ऑलरेडी दिक्कत थी, क्योंकि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट जो कि एक होल्डर इन ड्यू कोर्स है, तो इस लॉ के अंडर उन्हें प्रोटेक्शन दी जाती है। अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऐसे जिस विद डिफेक्ट्स इन टाइटल हुआ है बट कंसिडरेशन के अगेंस्ट हुआ है, बिफोर मैच्योरिटी है और नॉलेज नहीं है, गुड फेथ में हुआ है होल्डर इन ड्यू कोर्स के, तो हम उसे मान लेंगे कि फ्री ऑफ डिफेक्ट्स ही है रिगार्डलेस ऑफ एनी प्रॉब्लम। अगर प्रायर ट्रांजैक्शन में कोई प्रॉब्लम भी थी हमको नहीं पता भैया, ठीक है। कहने का मतलब ये है व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, the concept of being free is crucial, important. Why? Because ये इंश्योर करता है कि नेगोशिएबिलिटी और ट्रस्ट वर्दीनेस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बनी रहेगी, क्योंकि अगर प्रोटेक्शन ही नहीं होगी तो ये यूजफुल ही नहीं है ना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट।
इसकी यूजफुलनेस कम हो जाएगी, as the buyer will always be hesitant to accept them for fear of prior defects. ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सेक्शन 119 बात करता है डिसऑनर के केस में, तो कोर्ट प्रिज्यूम कर रहा है द फैक्ट ऑफ डिसऑनर इफ अ प्रोटेस्ट इज प्रूव्ड अनलेस डिसअप्रूव्ड। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। सेक्शन 4 के अंदर प्रॉमिसरी नोट है, सेक्शन 5 के अंदर बिल ऑफ एक्सचेंज है, सेक्शन 6 के अंदर चेक है। प्रॉमिसरी नोट एक रिटन इंस्ट्रूमेंट है, कोई करेंसी या बैंक नोट नहीं है। अनकंडीशनल प्रॉमिस दिया जा रहा है, जो साइन कर रहा है उसकी बेसिकली लायबिलिटी को उसे पेमेंट करनी है। ये किसी बंदे को ऑर्डर पे भी और बेयरर पे भी दिया जा सकता है। बिल ऑफ एक्सचेंज अलग से दिया हुआ है, वैसे अलग से एक्सप्लेन डिफाइन किया हुआ है सेक्शन 5 के अंदर, बट कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर ही है प्रॉमिसरी नोट जैसे। ये भी रिटन है, साइंड है, डिमांड पेमेंट रहेगी एक पार्टी द्वारा दूसरे पार्टी को। और चेक एक तरीके का स्पेशल बिल ऑफ एक्सचेंज है, किसी बैंक पे ड्रॉ किया जाएगा। प्रॉमिसरी नोट क्या है, सेक्शन 4 के अंदर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो राइटिंग में है, यहाँ पे अनकंडीशनल अंडरटेकिंग रहती है, मेकर के द्वारा साइन किया जाता है, पैसे सर्टेन है, ये नहीं बोल सकते 5,000 या जो भी बनेगा, अमाउंट जो है यहाँ पे सर्टेन ही है और सिर्फ मनी ही है। इट कैन नॉट बी मैं अपनी टी शर्ट दे दूंगा या ये ग्लास दे दूंगा या ये मोबाइल दे दूंगा या ये पेन दे दूंगा, इट कैन नॉट हैपन लाइक दिस। ऑर्डर को भी दे सकते हैं, बीरर को भी दे सकते हैं। दो पार्टीज होती है प्रॉमिसरी नोट में, एक मेकर होता है, एक पेई होता है। तो हमारे केस में अगर बदरुन्निसा मेकर थी और पेई जिसको पैसे मिलने हैं हमजा पेई थे, और हमजा ने फर्दर क्योंकि एंडोर्स कर दिया था तो पेई कासिम किसाई हो गए थे। जिसने प्रॉमिसरी नोट बनाया बेसिकली इस बंदे की प्राइमरी लायबिलिटी होती है पेमेंट करने की। पेई वो होता है जिसको पैसे मिलने वाले हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ दिखता है अमाउंट, प्लेस, डेट, साइन, कौन किसको दे रहा है, कितना दे रहा है, कौन रुपए है, और स्टैंपिंग होनी कंपलसरी है। ठीक है, तो एसेंशियल्स क्या प्रॉमिसरी नोट के, ये राइटिंग में होगा, एक्सप्रेस किया जाएगा प्रॉमिस, पैसे सर्टेन रहेंगे, जो भी अमाउंट है सर्टेन रहेगा, डेफिनेट रहेगा, अनकंडीशनल रहेगा। ऐसे नहीं हो सकता कि मतलब इस डेट को पर्टिकुलर बता दिया जाएगा। इट कैन नॉट बी कि उसकी शादी हो जाएगी तब दे देंगे, उसकी डेथ हो जाएगी तब दे देंगे, और सिर्फ मनी हो सकता है। इट कैन नॉट बी घोड़ा हाथी घोड़ा पाल की, इट कैन नॉट। ओके, पर किसको मिलने वाला है पेमेंट वो भी सर्टेन रहेगा और मेकर द्वारा साइन रहेगा, प्लस स्टैंपिंग भी होगी। ऑल ऑफ दीज आर द एसेंशियल्स ऑफ अ प्रॉमिसरी नोट। कुछ इलस्ट्रेशन हमारी किताब में मैकमिलन में दिए हुए हैं, एग्जाम्पल्स फ्रॉम मैकमिलन है। A signs an instrument in following terms. I promise to pay B or order rupees 500. Nothing seems off. This seems to be a good promissory note. I acknowledge myself indebted to B in rupees 1,000 to be paid on demand for value received. Against consideration दे रहे हैं तो ये भी बढ़िया है। Mr. B, I owe you rupees 1,000. ये कैसा सा promissory note है? This doesn't seem to be a fair promissory note. I promise to pay rupees 5,000 and all other sums. क्या amount certain है? अमाउंट क्या सर्टेन हो रखा है? नहीं हुआ हुआ है। क्योंकि नहीं हुआ हुआ है देयरफॉर ये इंस्ट्रूमेंट भी सही नहीं है। आई प्रॉमिस टू पे रुपीज 500 फॉर डिडक्टिंग देयर एनी अमाउंट। तो यहाँ पे कंडीशन लगा दी हमने, क्या बोलता है अनकंडीशनल है, क्योंकि कंडीशन लगा दी है इस वजह से ये इंस्ट्रूमेंट भी प्रॉमिसरी नोट सही नहीं है। I promise to pay rupees 500 7 days after my marriage। अब भैया हमको क्या पता, यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे अगेन एक तो टाइम पीरियड नहीं सर्टेन है, फिर भी और प्लस आपने कंडीशंस लगा दी है, प्लस कंडीशन लगा दी है। कंडीशन वाली कहानी तो लगती ही नहीं है। I promise to pay rupees 500 on death, again conditional, provided Dean leaves me enough enough money to pay the sum. I promise to pay rupees 500 and to deliver him my black horse. Black horse क्या मनी है, सिर्फ और सिर्फ मनी हो सकता है। अगर ये मनी नहीं है तो ये इंस्ट्रूमेंट भी वैलिड नहीं है। तो अगर मैं इंस्ट्रूमेंट बोलूँ तो खाली ए और बी प्रॉमिसरी नोट है, बाकी सारे प्रॉमिसरी नोट नहीं है फॉर द रीजन आई हैव स्टेटेड ऑलरेडी। बेसिकली बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, एक सेलर होता है, एक बायर होता है।
जिसने बाय किया सामान वो पैसे देने वाला है ना, गुड्स तो भेज दिए सेलर ने, बट बायर ने बोला मैं पेमेंट देता हूँ आपको, डिलीवर कर देता है एक बिल। ठीक है, अभी जो सेलर है अगर मान लेते हैं ड्यू डेट से पहले उन्हें पैसों की जरूरत पड़ जाती है तो बिल प्रेजेंट करेगा बैंक में और अभी के लिए पैसे ले लेगा, और बाद में जब पैसे इंस्टेड ऑफ द सेलर, नाउ द बैंक विल गेट द मनी फ्रॉम द बायर। एम आई क्लियर? अब बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज सेक्शन 5 में बता रखा है। ये भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो राइटिंग में है, अनकंडीशनल है, ऑर्डर साइंड बाय, जैसे वो पीछे तो हमने देखा था ये प्रॉमिस है, हमने यहाँ पे क्या देखा था? इट वॉज अ प्रॉमिस, या इसको बोल सकते हैं ये अनकंडीशनल अंडरटेकिंग था। यहाँ पे अनकंडीशनल ऑर्डर है। जब भी अंडरटेकिंग है टॉकिंग अबाउट प्रॉमिसरी नोट, जब भी अंडरटेकिंग की जगह ऑर्डर है, जब भी ऑर्डर है तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, signed by the maker directing a person to pay certain money to or to the order of the bearer of the instrument। जैसे हमारे पास प्रॉमिसरी नोट में तो दो पार्टीज थी, एक मेकर था और एक पेई था। यहाँ पे हमारे पास तीन पार्टीज हैं, एक ड्रॉर है, एक ड्रॉई है और एक पेई है। ड्रॉर वो है जिसको बेसिकली कैसे मान लेते हैं, मान लेते हैं ए ने बी से कुछ सामान खरीदा, ठीक है, तो यहाँ पर इसको पेमेंट देनी चाहिए। ठीक है, इन्होंने सेल तो कर दिया, ऑन क्रेडिट किया, तो बेसिकली सपोज टू रिसीव मनी। तो इन्होंने कहा, ए ने बोला मैं बाद में देता हूँ पैसे, ए ने कहा ठीक, बी ने कहा ठीक है ऐसा करता हूँ, मैं एक बिल बना देता हूँ कि तूने मेरे इतने पैसे देने हैं तो इस पे साइन कर दे। तो बिल बनाया किसने? उस बंदे ने जिसको जिसको पेमेंट मिलनी है। यस, साइन कर दिया और ये बिल जो है अब इनके पास रखा हुआ है। प्राइमरी लायबिलिटी टू पे किसकी है? प्राइमरी लायबिलिटी तो ये नहीं की है पेमेंट देने की। ओके, अब मान लेते हैं बी को पैसों की जरूरत पड़ी या बी ने कुछ पेमेंट करनी थी सी को, तो उन्होंने कहा कि इस पेमेंट के लिए मैं ये बिल इस्तेमाल कर लेता हूँ, इस पेमेंट के लिए मैं बिल इस्तेमाल कर लेता हूँ, और उन्होंने सी को दे दिया। तो पेमेंट मिलेगी किसको? ही बिकम्स द पे, या अगर बैंक से डिस्काउंट करा देते तो वो बन जाते पे। यहाँ पर ही इज द ड्रॉअर, ही इज द ड्रॉअर एंड ही इज द ड्रॉई। तो जिसने पेमेंट करनी है, इसकी लायबिलिटी है वो ड्रॉई है। अब हो सकता है आगे पेमेंट के लिए फर्दर बी सी को नहीं देता तो बी ड्रॉअर ही पे ही हो जाता। देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी, देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी ड्रॉअर ही पे ही है अगर एंडोर्समेंट नहीं हुई है फर्दर। एम आई क्लियर? यस, इफ नॉट एंडोर्स एक्सेट्रा। ठीक, तो ड्रॉअर वो बंदा है जिसने बिल बनाया है और लायबिलिटी सेकेंडरी इनकी। सेकेंडरी क्यों है कि अगर ए ने पैसे नहीं दिए सी को तो बी बोले, सी बोलेगा ना बी को भाई तू दे मेरे को पैसे। लायबिलिटी इसलिए सेकेंडरी है इनकी। ड्रॉई वो है जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया गया था, उसने एक्सेप्ट किया था, प्राइमरीली ही इज ओनली लायबल। ओके, और पेई वो है जिसको पैसे मिलने वाले हैं। पेई इज ऑलवेज समबडी हु इज सपोज टू गेट द मनी। एसेंशियल्स क्या बिल ऑफ एक्सचेंज की? ये भी राइटिंग में होगा, यहाँ ऑर्डर एक्सप्रेस किया जाएगा। जैसे वहां पे अंडरटेकिंग एक्सप्रेस करी जाए थी, यहाँ पे ऑर्डर एक्सप्रेस किया जाएगा। अमाउंट जो है सर्टेन रहेगा, डेफिनेट रहेगा, अनकंडीशनल रहेगा, सिर्फ और सिर्फ मनी ही होगी। इट कैन नॉट बी घोड़ा हाथी एटसेट्रा। अब जो पेई है वो भी सर्टेन रहेगा, ड्रॉअर है वो भी सर्टेन रहेगा, और ड्रॉई है वो सर्टेन रहेगा, प्लस मेकर द्वारा साइन भी किया जाएगा। ओके, और ये भी साइन रहेगा। Instead of maker, let's write it as it will be signed by the drawee। तो स्टैंड रहेगा। अब बिल कैसे एक्सेप्टेंस होती है? जब भी बिल ड्रॉ करा गया
और डिलीवर कर दिया होल्डर को, तो ही बिकम्स द एक्सेप्टर कि हाँ भैया मैं पैसे देने को तैयार हूँ, और लायबल हो जाता है जैसे साइन करता है। जो एक्सेप्टेंस है विदाउट एनी क्वालिफिकेशन चाहिए। क्वालिफिकेशन का मतलब है कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। अगर मान लेते हैं कंडीशन है और मतलब ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, और इससे में कुछ किसी ने कोई कंडीशन लगा दी, तो जिसने कंडीशन एक्सेप्ट करी सिर्फ वही बंदा अब कंसेंट कर रहा है, वही बंदा अब इस पे पार्टी है, लायबल होगा, बाकी कोई नहीं होगा। ऑल प्रीवियस पार्टीज नॉट कंसेंटिंग आर डिस्चार्ज फ्रॉम द लायबिलिटी। और मान लेते हैं आपने क्वालिफिकेशन कोई कंडीशन लगा दी और किसी ने अग्री नहीं की, तो बिल तो डिसऑनर हो गया क्योंकि एक्सेप्टेंस ही नहीं हुआ। ठीक है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। राइटिंग में होगा, ड्रॉ के द्वारा साइन किया जाएगा, ड्रॉई पेस सर्टेन रहेंगे, सम जो है पेबल है वो भी से बताया जाएगा, प्रॉपरली स्टैम्प्ड रहेगा, एक्सप्रेस किया जाएगा कि भैया ये पैसे देने हैं और सिर्फ मनी ही देनी है। चेक के बारे में बात करते हैं तो कुछ फेमस टर्म्स हैं क्लासिफिकेशन जब करें हम चेक की। एक है ट्रंकेटेड चेक, एक है इलेक्ट्रॉनिक चेक। इलेक्ट्रॉनिक तो बन ही रहा है इलेक्ट्रॉनिकली, ट्रंकेटेड बन तो फिजिकली रहा है, जैसे मैंने आपको पेमेंट करी है, ठीक है, पेमेंट करने में चेक ड्रॉ कर दिया, मेरा HDFC बैंक, आपको बैंक ऑफ बड़ौदा, पीछे इतनी सारी प्रोसेस है, HDFC से बैंक ऑफ बड़ौदा जाएगा चल के तो प्रोसेस लंबा हो जाएगा। इसलिए क्लियरिंग हाउसेज होते हैं बैकग्राउंड में, जो इस चेक को फिजिकली मूव करने की जगह जो कलेक्टिंग बैंक है, मतलब आपके पैसे, आपके बैंक को ऐसे पैसे आने, तो आपका बैंक या फिर पीछे क्लियरिंग हाउस इस चेक की कॉपी बनाएगा 3 इलेक्ट्रॉनिकली और फर्दर आगे भेज देगा पेइंग बैंक के पास। पेइंग बैंक वेरीफाई करेगी अकाउंट में पैसे होंगे तो दे देगी। ठीक है, अब क्रॉसिंग हमारे पास अलग अलग तरीके की क्रॉसिंग है, जैसे ऑर्डर चेक है, बियर चेक है, क्रॉस चेक है। क्रॉस चेक में भी फर्दर आगे जनरल क्रॉसिंग, स्पेसिफिक क्रॉसिंग जैसी स्टोरी है। बहुत ज्यादा डिटेलिंग हमारे सिलेबस में नहीं है, जितनी है उतनी हम पढ़ेंगे। ओके, तो चेक कुछ इस तरीके से लिखता है। चेक सेक्शन 6 में बता रखा है, चेक भी एक तरीके का बिल ऑफ एक्सचेंज ही होता है जो किसी स्पेसिफाइड बैंकर पे ड्रॉ किया जाता है कि इस बैंक की तरह से ड्रॉइड पे ही होता है ना। ओके, आई थिंक यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, ये ड्रॉ ही नहीं, ड्रॉअर होगा, मेकर द्वारा साइन किया जाएगा। मेकर इज द ड्रॉअर इटसेल्फ, नो। मेकर कौन है? वो ड्रॉअर ही है जिसने ये बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया था। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, वी आर सेइंग कि बिल ऑफ एक्सचेंज ये सेक्शन 6 में बता रखा है, एक स्पेसिफिक बैंकर पे बनाया गया और ऑन डिमांड पेमेंट रहती है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक और ट्रंकेटेड चेक इंक्लूड हो जाते हैं। ड्रॉअर वो बंदा है जिसने चेक बनाया है, जैसे मैंने चेक बना के आपको दिया तो मैं ड्रॉअर होगी। जिस बैंक पे चेक बना, मतलब जिसका चेक पीछे वाटर मार्क एक्सेट्रा है, वो ड्रॉई बन जाता है, और जिसको पैसे मिलने वाले हैं वो पे ही है, जिसको पेमेंट मिलने वाली है। एसेंशियल्स क्या है, ये पेएबल डिमांड पे रहेगा, राइटिंग में होगा, सर्टेन रहेगा, अमाउंट एक्सप्रेस किया जाएगा ऑर्डर, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज है, डेफिनेट होगा, अनकंडीशनल होगा, सिर्फ और सिर्फ मनी होगी। इट कैन नॉट बी टी-शर्ट, लैपटॉप एक्सेट्रा। ड्रॉन ऑन स्पेसिफाइड बैंकर, जो स्पेसिफाइड बैंकर है यही ड्रॉई है और ड्रॉअर द्वारा साइन किया जाएगा। ठीक है, पेमेंट इन ड्यू कोर्स सेक्शन 10 में बता रखी है। टेनोर जो है एपरेंट है, गुड फेथ में पेमेंट कर रहे हैं, विदाउट नेग्लिजेंस हो रहा है, इन पोजेशन है, और सिर्फ मनी है। जैसे मैंने आपको चेक दिया, आपने किसी और को दे दिया, आप किसी और ने किसी और को दे दिया, और वो चला गया बैंक के पास, तो ही जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, पेमेंट इन ड्यू कोर्स कर रहा है बैंक। और जब बैंक पेमेंट ड्यू कोर्स में कर रहा है, मतलब बैंक को नहीं लग रहा है कि इसने चोरी चकारी से चेक लिया है, कुछ काम किया था उसके अगेंस्ट कंसिडरेशन में मिला है, कोई बैंक अपनी तरफ से नेग्लिजेंस नहीं कर रहा है, आपके उस बंदे के पास पोजेशन है और पैसे मनी में ही बात हो रखी है, बैंक की लायबिलिटी नहीं होगी अगर पीछे कुछ फ्रॉड एक्सेट्रा भी हो रखा है। बैंक को यहाँ मिल जाती है प्रोटेक्शन। और प्रोटेक्शन के बाद में PPB में, जब आप JIB में पढ़े थे वहां पे ज्यादा अच्छे से पढ़े थे, यहाँ पर भी है थोड़ा बहुत, उसको देख लेंगे। ठीक है, ड्रॉअर एक्सेप्टर क्या है, कुछ की टर्मिनोलॉजीज दे रखी है हमारे NI एक्ट में। ड्रॉअर वो बंदा है जिसने बिल बनाया है, ठीक है, डायरेक्टिंग अनदर पर्सन टू पे द स्पेसिफाइड मनी। ड्रॉई वो है जो जिसको डायरेक्ट किया गया, इसने एक्सेप्टेंस दी तो उसे पेमेंट देनी पड़ेगी बेसिकली। ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, अगर जो नाम स्पेसिफाइड है किसी बिल में या एंडोर्समेंट अगर हो रखी है तो ऑल्टरनेट ड्रॉई हो जाता है। बेसिकली इस केस में वो बंदा, जैसे मान लेते हैं A ने B को दिया, B ने C को दिया, तो यहाँ पे B की लायबिलिटी
प्राइमरी नहीं है, प्राइम लायबिलिटी एक ही है, बट बी की भी आ जाती है सी के लिए अगर ए पेमेंट नहीं देता है। वो पीछे सिमिलर एग्जाम्पल देखा। एक्सेप्टर वो है इसने साइन किया है, बेसिकली ड्रॉ ही होता है एक्सेप्टर, ठीक है। अगर मैं चेक के केस में बोल रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन जनरल बोल रहे हैं, तो एक्सेप्टर वो बंदा है इसने अपना एसेंट दिया कि हमें पेमेंट देने को तैयार है। एक्सेप्टर फॉर ओनर कौन है? ये पर्सन वो है who accepted the noted or protested bill of exchange for non-acceptance or lack of better security. Does so supra protest. Supra protest is under protest. का जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट अंडर प्रोटेस्ट है तब acts for honor of the drawer or for endorser. It was just to read है। ठीक, कोई क्वेश्चन होगा तो मेरे से चैट बॉक्स में टेलीग्राम पे पूछेंगे। पेयो बंदा, इसको बेनिफिशियरी, इसको पैसे मिलने वाले, इसका नाम लिखा हुआ है कि इसे पेमेंट मिलेगी। प्रोटेक्शन कैसे मिलती है? पेमेंट ऑफ चेक्स प्रोटेक्शन कैसे मिलती है बैंकर या कस्टमर को? प्रोटेक्शन टू अ पेइंग बैंकर ना, बैंकर मेकिंग पेमेंट ऑफ द चेक। पेइंग बैंकर वो है ना जिसने पेमेंट करने से, मैंने आपको पेमेंट करनी है तो मेरा बैंक पेइंग बैंक बन जाता है। कोई लायबिलिटी नहीं है पेइंग बैंक की अगर ऑर्डर चेक है, बियरर चेक है, जनरली क्रॉस चेक है या स्पेसिफिकली क्रॉस चेक। अगर चेक ऑर्डर चेक है या बियरर चेक है या जनरली क्रॉस चेक है तो ड्यू कोर्स में अगर आप पेमेंट कर रहे हो कोई टेंशन नहीं है। आपने अपनी तरफ से अपरेंट देखा है 10 ऑफ, सामने वाला बंदा ऐसा नहीं लग रहा है भैरू भी है, गुड फेथ में पेमेंट हो रही है, बिफोर मैच्योरिटी हो रही है, अगेंस्ट कंसिडरेशन हो रही है और आपने अपनी तरफ से कोई लापरवाही नहीं बरती है। तो अगर आपने पेमेंट करी है ऑर्डर चेक के केस में इंडोर्सी को, बियरर चेक के केस में बियरर को, जनरली क्रॉस चेक के केस में उस बैंकर को कि अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, और स्पेसिफिकली क्रॉस चेक के केस में उसी पर्टिकुलर बैंकर को जो स्पेसिफाई किया गया है। पेमेंट अगर ड्यू कोर्स में हो रही है तो बैंक की गलती नहीं है अगर कुछ गड़बड़ होती भी है तो। और मान लेते हैं कि एक चेक 1 करोड़ का चेक आया आपके पास एक बंदे से जो उस कम और पेमेंट उस बंदे ने देनी है जो उस कंपनी में एम्प्लॉय है, वैसे समझते हैं, लिख के समझते हैं। ये मिस्टर एक्स है, ठीक है। मिस्टर एक्स जो है ये एबीसी कंपनी में काम करते हैं। मिस्टर एक्स बैंक के पास गए एक चेक लेके, कितने का? 1 करोड़ रुपए का, इसके द्वारा इश्यू करा हुआ, इश्यूड बाय हिम। बेसिकली इज द एम्प्लॉय, राइट? ये एम्प्लॉयर है। अब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को 1 करोड़ रुपए क्यों देगा टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस? बैंक ने कहा कि ये तो एम्प्लॉय है उस कंपनी का, आता रहता है हमारे पास, इसलिए हमने पैसे दे दिए। अरे भाई, अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपने पर्पस पूछा, अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आप 1 करोड़ रुपए दे, क्या ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हो सकता है? कैन दिस हैपन इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस? नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो क्या आपने अपनी तरफ से, बैंक ने क्या अपनी तरफ से ड्यू डिलिजेंस किया? नहीं किया। तो यहाँ पर आप क्या इस बात को बोल के कि मैंने तो पेमेंट इन ड्यू कोर्स कर दी थी बच जाओगे? नहीं बच पाओगे भाई, यहाँ पे आपकी लायबिलिटी आ जाएगी। तो एपरेंट टेन्योर होना पड़ेगा, गुड फेथ में होना पड़ेगा, अगेंस्ट कंसिडरेशन होगा, सिर्फ पेमेंट मनी में ही होनी चाहिए और आपकी तरफ से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मतलब ड्यू डिलिजेंस से आप काम कर रहे हो तो आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी। मटीरियल ऑल्ट्रेशन मतलब उस इंस्ट्रूमेंट में कुछ चेंज कर रखा है, ऐसा चेंज कर रखा है जिससे लॉ की भाषा बदल जा रही है, अमाउंट बदल जा रहा है, टाइम बदल जा रहा है। बेसिकली सब्सटैंशियल चेंजेस जो हो रहे हैं इंस्ट्रूमेंट में, कि किसी बंदे की लायबिलिटी बदल जा रही है रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट्स बेनिफिट्स और हार्म द पे, ऑल्टर्स द बिजनेस इफेक्ट और लीगल आइडेंटिटी, लॉ की भाषा बदल दी जा रही है तो ऑल्ट्रेशन हो गया है। तो जब भी कोई चेक ऑल्टर्ड है उस चेक को आप नल और वॉइड जैसे मान लेते हैं अगर अनऑथराइज्ड है या विदाउट ड्रॉअर्स कंसेंट है। बैंकर्स मस्ट एंश्योर मटेरियल ऑथराइजेशन आर ऑथराइज। अगर कोई चेंजेस करो तो वो ऑथराइज होनी चाहिए और जिसने साइन किया जो वैसे जिसके अकाउंट से पैसे कटने वाले हैं उस बात को कंफर्म कर रहा है। मटेरियल ऑल्ट्रेशन की कुछ एग्जांपल दे सकते हैं, ऐसे
आपने टाइम बदल दिया, ठीक है, पे का नाम बदल दिया, अमाउंट ही बदल दिया, ये तो सबसे ज्यादा फ्रॉडलेंट है, एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया, ठीक है, 1 को 4 बना दिया या 9 बना दिया। ओके, ऑर्डर टू बियरर ऑल्ट्रेशन, नेचर ही बदल दिया। तो सारे एग्जांपल्स हैं मटेरियल ऑल्ट्रेशन। लीगल एस्पेक्ट्स, प्रोटेक्शन कब मिलती है? सेक्शन 89 एनआई एक्ट का बोलता है जब भी पेमेंट जो हो रही है गुड फेथ में हो रही है, एपरेंट टेन्योर के हिसाब से हो रही है, चाहे चेक इलेक्ट्रॉनिकल हो चाहे फिजिकल हो, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है तो इंश्योर किया जाएगा एक्यूरेसी से काम हो रहा हो। अगर एक्यूरेसी से काम नहीं है तो आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। प्रोटेक्शन तभी मिलेगी अंडर सेक्शन 89 टू अ पेइंग बैंक, अगर गुड फेथ में ये एपरेंट टेन्योर है, आपने अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करी है। यहाँ पे हमारे पास कुछ केस लॉज है। केस लॉ यहाँ से हमें इन वन ऑफ द अटेम्प्ट्स क्वेश्चन दिखा है, तो मैं जब आपके साथ अभी क्वेश्चंस भी करूंगी ना, एमसीक्यूज प्रैक्टिस भी करूंगी, वहां पे भी लेकर आऊंगी वाला केस लॉ, ये इंपॉर्टेंट है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग, तो बेसिकली क्या हुआ था, बैंक ने पेमेंट कर दी थी ऑल्टर्ड चेक की बिना अल्ट्रावायलेट वेरिफिकेशन के। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया हर चेक को अल्ट्रावायलेट लैम्प के नीचे रख के पे करना नॉट पॉसिबल है भैया। पेमेंट गुड फेथ में हुई है, कोई बैंक ने अपनी तरफ से नेग्लिजेंस नहीं किया है, सब कुछ जेन्युइन फील हो रहा था, एपरेंट लग रहा था सब कुछ, तो यहाँ पर बैंक की गलती नहीं है अगर कुछ बैकग्राउंड में गड़बड़ हुई। ऐसे हमारे पास एक और केस लो है, तंजौर परमानेंट बैंक वर्सेस एसआर रंगाचारी। यहाँ पे ऑल्ट्रेशन जो थी ना वो दिख रही थी, ठीक है, बट वर नॉट ऑथेंटिकेटेड बाय द ड्रॉ। कोर्ट ने बोला कि क्योंकि दिख रहा था गड़बड़ है तो बैंक की लायबिलिटी है, क्योंकि एपरेंट टेन्योर नहीं देखा ना आपने। फिर हमारे पास एक और केस लो है जो कि है बेरेली बैंक लिमिटेड वर्सेस नवल किशोर, क्योंकि यहाँ पे फ्रॉडलेंट विड्रॉल्स हुए थे चेक्स के, नॉट इश्यूड बाय द कस्टमर। अब बैंक फिर से लायबल हो गया क्योंकि इंटरनल फ्रॉड हुआ है। अगर इंटरनल फ्रॉड हुआ है तो बैंक किसी गलती, बैंक की, और बैंक की अगर गलती है मतलब बैंकर को ये ध्यान रखना है कि एपरेंट टेन्योर विजिबल ऑल्ट्रेशन नहीं होने चाहिए, अपनी तरफ से बैंक सही से काम होना चाहिए, और बैंक की तरफ से अगर कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी है तो बैंकर की लायबिलिटी आ जाएगी। हमारे पास अब बैंक प्रोटेक्शन कलेक्टिंग बैंकर भी है, बट आई थिंक वील हैव टू डू दिस नेक्स्ट पार्ट। नो अच्छा, एक ही स्लाइड है, इसको फटाफट से खत्म कर लेते हैं गाइस और हमारा चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। प्रोटेक्शन क्या है, कलेक्टिंग बैंक्स को बैंकर की लायबिलिटी बेसिकली जो पैसे रिसीव करने वाले की है, लायबिलिटी नहीं आती है अगर क्रॉस चेक है, मतलब अकाउंट में पैसे आ रहा है, कस्टमर के बिहाफ पे आ रहा है, गुड फेथ है, बैंक ने अपनी तरफ से गलती नहीं करी, अगर ये सब कुछ हो रहा है तो प्रोटेक्शन मिल जाएगी कलेक्टिंग बैंक को भी। बस दैट्स इट। ओके, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, कोई क्वेश्चन आएगा तो मेरे से पूछ लीजिएगा, और सीएम में दिशा दुआ टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। फॉर नाउ आई विल टेक योर लीव एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद यूनिट 10, दैट इज FEMA. This is your friend and your teacher, CM Disha Dua, signing off for now. Bye bye.